क्या ये दुनिया सच में वैसी है जैसी हमें दिखती है या फिर वैसी जैसी हम देखना चाहते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी है जहां पर एक इंसान इस दुनिया को उसी नजर से देखता है जैसे कि वो देखना चाहता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ड्रीम हाउस। इस कहानी की शुरुआत में न्यूयॉर्क सिटी पब्लिशिंग हाउस में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विल एटेंटन है। वो एक कामयाब एडिटर है पर आज वो अपनी जॉब छोड़ चुका है क्योंकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार को और अपनी किताब लिखने में बिताना चाहता है। इसीलिए अब वो फेयरफील्ड आ जाता है जहां पर एक सुनसान जगह में उसका एक खूबसूरत सा घर है। जब वो अपनी पत्नी को बताता है कि उसने जॉब छोड़ दी, उसकी पत्नी बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी हमेशा से यही चाहती थी कि विल अपनी जॉब छोड़ के अपनी किताब लिखे, अपने सपने को पूरा करे, साथ ही साथ अपने परिवार को भी वक्त दे। विल की दो छोटी छोटी खूबसूरत बेटियां भी होती है और वो अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती हैं। सीढ़ियों के ऊपर एक पुराना कपड़ा होता है। ये कपड़ा इस तरह से रखा होता है जैसे बंद घरों में सामान को ढकने के लिए रखा होता है। विल की बेटियां उस कपड़े को हटाती है और उसे दिखाती है कि वहां पर एक खूबसूरत डिजाइन है। विल की जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। अगली सुबह जब विल अपने घर के बाहर होता है तभी वो देखता है कि एक आदमी उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। इस आदमी का नाम जैक है जो कभी इसी के पड़ोस में रहा करता था, लेकिन अब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता। इसीलिए वीकेंड्स पे वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए आया है। यहाँ पर जैक की पत्नी जिसका नाम एन है वो भी विल को बहुत अजीब तरीके से देखती है। विल को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर लोग उसे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। उसी रात को विल जब अपनी किताब लिख रहा होता है तभी उसकी छोटी बेटी आकर उसके डेस्क के नीचे छुप जाती है। वो अपने डैड को बताती है कि बाहर विंडो पर कोई है। विल अपनी बेटी के साथ बाहर आता है और उसे यकीन दिलाता है कि बाहर कोई भी नहीं है, वो सिर्फ उसका एक भ्रम था। पर अगली सुबह जब विल बाहर जाता है तो वो देखता है कि विंडो के पास किसी के कदमों के निशान थे, यानी कि कल कोई न कोई विंडो के बाहर था। उसकी बेटियां बिल्कुल सच कह रही थी। रात को जब विल सो रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो धीरे धीरे नीचे जाता है और जब वो स्टोर का दरवाजा खोलता है तो वहां पर बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं। विल उनका पीछा करता है, वो सब बाहर भाग जाते हैं पर एक लड़की वहां पर गिर जाती है। विल उससे पूछता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे थे। वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया, इस घर में कोई नहीं रहता था। विल कहता है कि मैं इस घर में रहता हूँ। वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पर मर्डर हुआ था। विल पूछता है कैसा मर्डर। वो लड़की कहती है कि तुम इस घर में रहते हो और तुम्हें मर्डर के बारे में नहीं पता। 5 साल पहले यहाँ पर एक पूरे परिवार का मर्डर हो गया था। विल पूछता है क्या तुम मेरी विंडो से कल झांक रहे थे। तभी वहां पर खड़ा लड़का कहता है कि शायद वो वापस आ गया है। विल पूछता है कौन वापस आ गया है, पर वो विल को कुछ नहीं बताते और सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। विल वापस स्टोर में जाता है जहां पर ये सारे स्टूडेंट्स थे। वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी कैंडल्स जल रही थी। दरअसल स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पिरिट कॉल कर रहे थे, यानी कि आत्माओं को बुला रहे थे। अगले दिन विल 2 पुलिस वालों के पास जाता है जहां पर वो उनसे अपने घर में हुए हादसे के बारे में पूछता है। पुलिस वाले उससे अच्छे से बात नहीं करते, दरअसल वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते। पर वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक आदमी ने अपनी दोनों बेटियों को और अपनी पत्नी को मार दिया था। विल पूछता है क्या अभी भी वो जिंदा है जिसने अपने परिवार को मारा था। पुलिस वाला कहता है कि मुझे नहीं पता। विल उनसे उस केस की फाइल भी मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं कि हम पब्लिक को फाइल नहीं दे सकते। लेकिन विल को यहाँ पर उस आदमी का नाम पता चल जाता है। उस आदमी का नाम होता है पीटर वॉर्ड। विल रात को जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी दोनों बेटियां डरी हुई अपनी मॉम की गोद में बैठी हैं। विल पूछता है क्या हुआ। उसकी बेटी बताती है कि बाहर कोई लड़की फोन पर बात कर रही थी। वो किसी को बता रही थी कि हमारे घर में पूरे के पूरे परिवार का मर्डर कर दिया गया था। यहाँ पर एक बात और अजीब होती है कि विल की पत्नी और उसकी बेटियां कभी भी घर के बाहर नहीं निकलती। विल समझ जाता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली लेडी एन, उसकी बेटी ने फोन पर किसी से बात की होगी, इसीलिए उनके घर पर जाता है और एन से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी बेटी को कहे कि कभी भी इस तरह की बातें वो उसके घर के पास ना करे क्योंकि उसकी बेटियां बहुत छोटी हैं, वो डर जाती है। एन कहती है दरअसल ये घर कई सालों से बंद था लेकिन मैं अपनी बेटी को कह दूंगी। और इसके बाद विल वहां से चला जाता है। विल देखता है कि एन की बेटी खिड़की से उसे बड़े ध्यान से अजीब तरीके से देख रही है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। विल को पूरा यकीन है कि उस रात को जो आदमी उनके घर के अंदर झांक रहा था वो इस घर का पुराना मालिक पीटर वॉर्ड है जिसने अपने पूरे परिवार को मार दिया था। इसीलिए वो किसी भी तरह से पीटर वॉर्ड तक पहुंचना चाहता है। उसकी पत्नी उसे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिखाती है जो पीटर वॉर्ड के बारे में होता
होता है। उसमें लिखा होता है जब पीटर वार्ड ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था तो उसे हाफवे हाउस में रखा गया था। हाफवे हाउस वो जगह होती है जहां पर उन मुजरिमों को रखा जाता है जिनकी दिमागी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं होती। और अब विल वहां पर पहुंच जाता है। वो किसी तरह से उस कमरे में चला जाता है जहां पर पीटर वार्ड रहा करता था। वहां पर उसे अपनी पत्नी और अपनी बेटियों की तस्वीर मिलती है। वो समझ जाता है कि पीटर वार्ड ही ये तस्वीर उसके घर से चुरा कर यहाँ पर लेकर आया है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो इसी कमरे में रहता है। विल को लगता है कि यही पीटर वार्ड है, पर वो अपनी आईडी दिखाता है। वो कहता है कि पीटर वार्ड मुझसे पहले यहाँ पर रहता था, मैं उसे नहीं जानता। विल जब वापस घर आ जाता है तो उसकी पत्नी बताती है कि आज फिर कोई खिड़की से झांक रहा था, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। और तभी विल को और उसकी पत्नी को बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है। विल जब बाहर जाता है तो गाड़ी विल पर हमला करती है, उसे मारना चाहती है, पर विल बच जाता है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। विल पुलिस को सब कुछ सच सच बताता है, पर पुलिस विल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो विल से कहते कि तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हें सो जाना चाहिए। विल वापस अपनी पत्नी के पास आता है। उसकी पत्नी हैरान होती है। वो कहती पुलिस हमारी मदद क्यों नहीं कर रही। विल अब उस हॉस्पिटल जाता है जहां पर पीटर वार्ड का इलाज चल रहा था। वो उस डॉक्टर से मिलता है जो पीटर का इलाज कर रहा था। और जब वो विल को पीटर की 5 साल पुरानी वीडियो फुटेज दिखाता है जब उसे इस साइकेट्रिक हॉस्पिटल में लाया गया था, तो विल पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पीटर नहीं बल्कि खुद विल होता है। विल डॉक्टर से हैरानी से पूछता है, वो कहता है तो मैं हूं। डॉक्टर कहता है कि हाँ, पिछले 5 सालों से तुम्हारा यहाँ पर इलाज चल रहा था। विल डॉक्टर से कहता है कि मेरा नाम विल एटेंटन है, ना कि पीटर वार्ड। डॉक्टर से बताता है ये तुम्हारा आईडी नंबर था W11L81010। W11L बन गया विल, 81010 बन गया एटेंटन। तुमने अपने आप को एक नया नाम दिया जो कि तुम्हारा आईडी नंबर था। विल ये सब सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आज सुबह मैं अपने परिवार को अपने घर पर छोड़कर आया हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, 5 साल पहले तुमने अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को गोली मार दी थी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें गोली भी मारी थी जो तुम्हारे सर पर लगी थी, पर तुम बच गए थे। विल कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। विल यहां से जाने लगता है और जब वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में होता है तो वहां पर जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो सब के सब विल की तरफ आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो विल को जानते हैं। विल 5 सालों से यहां पर था। विल को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो वापस अपने घर आ जाता है और जो घर सुबह तक उसे बहुत खूबसूरत लग रहा था, अब उसे वो एक वीरान घर की तरह दिखता है, जो कि उसकी जिंदगी की हकीकत है। विल घर के अंदर जाता है जहां पर उसे टूटी फूटी वीरान चीजों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। वो अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। दरअसल 5 साल पहले जब उसके परिवार के साथ ये दुर्घटना हुई थी, उसके बाद उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से अनस्टेबल हो गई थी। ये इतना बड़ा हादसा था कि उसने इस पर यकीन करना छोड़ दिया। साथ ही साथ उसने अपने दिमाग को ये यकीन दिलवा दिया होता है कि उसका परिवार पूरी तरह से ठीक है और जिंदा है। इस कहानी की शुरुआत में जब वो अपना जॉब छोड़कर अपने घर आता है, वो उसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल से घर वापस आया होता है जहां से वो अभी अभी आया है। दरअसल यहाँ पर हमें जितनी भी कहानी दिखाई जा रही है वो सब की सब विल की आंखों से दिखाई जा रही है, जिसका असली नाम पीटर वार्ड है। लेकिन अब विल को यानी कि पीटर वार्ड को सच्चाई का कुछ हद तक एहसास हो चुका है, इसीलिए उसे असलियत की दुनिया भी दिखना शुरू हो जाती है। पर एक बार फिर से वो अपनी भ्रम की दुनिया में खो जाता है। उसकी पत्नी उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ। विल उसे बताता है कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम सिर्फ मेरी दिमाग की कल्पना हो, तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती और मेरा नाम विल एटेंटन नहीं बल्कि पीटर वार्ड है। उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा फिर कभी मत कहना। वो उसके सिर पर हाथ लगाती है। वो कहती है कि शायद तुम्हारी तबीयत खराब है। इसके बाद विल रात को सो जाता है और तभी उसकी पत्नी बच्चों के कमरे से उसे आवाज लगाती है। विल जब बच्चों के कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी कहती है कि तुमने अपनी बीमारी अपने बच्चों को दे दी। उसके दोनों बच्चे बीमार होते हैं और वो जब अपनी बड़ी बेटी को देखता है तो वो देखता है कि उसकी गर्दन पर गोली का निशान होता है और ऐसा ही निशान उसकी छोटी बेटी की छाती पर भी होता है, जहां पर गोली आर पार हो गई होती है। और कुछ ही देर बाद उसकी दोनों बेटियों की मृत्यु हो जाती है। इस बात से उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दरअसल ये पूरी की पूरी विल की मेंटल बैटल होती है जिससे वो लड़ रहा होता है, जो हमें इस तरह से दिखाई जा रही होती है। वो कहीं ना कहीं इस बात पर अब यकीन करना शुरू कर रहा होता है कि वो विल नहीं बल्कि पीटर वार्ड है और इसीलिए अब वो अपनी बेटियों की मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेता है। पर अभी भी उसकी पत्नी उसके साथ है। वो अपनी पत्नी को गले लगाता और कहता है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रही, तुम मर चुकी हो। और तभी
तभी बाहर कोई दरवाजा नॉक करता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहां पर सरकारी विभाग के कुछ लोग होते हैं। दरअसल ये घर पूरी तरह से टूटा फूटा हुआ है और सरकार किसी को भी इस तरह के घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकती। विल के पूरे घर को सील कर दिया जाता है। वो सरकारी ऑफिसर से कहता है कि मेरा परिवार अंदर है। तभी यहाँ पर उसके पड़ोस में रहने वाली लेडी जिसका नाम एन है वो भी आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें सच में अपना परिवार दिखता है। वो कहता है कि हाँ, वो देखो मेरी पत्नी ऊपर खिड़की पर खड़ी है। उसे अपनी पत्नी दिख रही होती है, लेकिन जब एन देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। एन उसे कहती है कि ये सच्चाई नहीं है। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें कब्रिस्तान जाना चाहिए जहां पर तुम्हारे पूरे परिवार को दफनाया गया था। विल पूरी रात पेड़ के नीचे बैठा रहता है और अगली सुबह वो एन के घर जाता है। वो एन से पूछता है कि जिस रात को यह हादसा हुआ था उस रात को तुम कहाँ थी। एन उसे बताती है कि उस रात को मुझे बाहर जाना था पर मैं बाहर जा नहीं पाई, इसीलिए मैं घर पर अकेली थी। विल को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि वही पीटर है। पीटर अब एन से पूछता है क्या मैंने अपने पूरे परिवार को मारा था। एन कहती कि नहीं। पीटर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहती है बस पता है। दरअसल पीटर की वाइफ और एन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। पीटर उससे कहता है कि जब पहली बार मैं तुम्हें मिला था तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरा नाम विल नहीं बल्कि पीटर है। वो कहती है तुमने अपने आप को विल नाम से इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह पाई। अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर एन का हस्बैंड आता है जिसका नाम जैक है, जो इस कहानी में शुरू में पीटर को बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर एक साइकोपैथ है, इसीलिए मैं अपनी बेटी को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। उसकी बेटी भी घर से निकल जाती है। उसी रात को पीटर एक बार फिर से वापस अपने घर पर जाता है, जहां पर कुछ देर बाद एन भी आ जाती है। एन पीटर से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम अपने दिमाग का संतुलन खो दोगे। पीटर एन से कहता है कि तुमने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें सब कुछ बताया था और अब तुम्हें अपने परिवार को जाने देना होगा। और अब पीटर को सब कुछ याद आ जाता है कि जिस रात को यह हादसा हुआ था वो अपनी पत्नी से फोन पर बात करता हुआ घर की तरफ आ रहा था। वहीं पीटर से बात करते हुए उसकी पत्नी को किसी के कदमों की आहट आती है और जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर एक आदमी है जिसके हाथ में गन है। सामने उसके बच्चे भी होते हैं। वो उस आदमी को कहती है कि प्लीज अपनी गन को नीचे करो। पीटर फोन पर ये बात सुन लेता है, भागता हुआ अपने घर की तरफ आता है, पर जब तक वो घर के अंदर दाखिल होता है उस आदमी ने उसकी दोनों बच्चियों को और उसकी पत्नी को भी गोली मार दी होती है। हालांकि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा होती है। पीटर उस आदमी तक पहुंच जाता और इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन अब पीटर की पत्नी के हाथ में गन होती है। पीटर की पत्नी उस आदमी को मारना चाहती है, इसीलिए गोली चलाती है, लेकिन गलती से गोली पीटर के सिर पर लग जाती है। हालांकि पीटर की जान तो बच गई थी, लेकिन वो इस पूरे हादसे को भूल चुका था। लेकिन अब उसे सब कुछ याद आ चुका है। वो एन से कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा। दरअसल उसकी पत्नी ने जो गोली चलाई थी वो उसके सिर पर लगी थी, इसीलिए पुलिस ने मान लिया था कि इसी ने अपने परिवार को मारा है और बचाव में उसकी पत्नी ने उसके सिर पर गोली मारी। और पीटर को भी कहीं ना कहीं इस सच पर यकीन हो गया था कि शायद उसी ने अपने पूरे परिवार को मारा है, लेकिन क्यों उसे ये नहीं पता था। पर अब वो सच जान चुका है, इसीलिए वो एन से कहते हैं कि मैंने अपने परिवार को नहीं मारा। अब यहाँ पर एन का पति जैक, जिससे एन का डाइवोर्स हो चुका है, वो भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि पीटर और एन को समझ पाते, यहाँ पर वो खूनी भी आ जाता है जिसने पीटर की बच्चियों का और उसकी पत्नी का खून किया था। दरअसल ये जैक का ही आदमी होता है। वो पीटर को मार मार के बेहोश कर देता है। साथ ही जैक भी अपनी पत्नी एन को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। इसके बाद पीटर को नीचे तहखाने में फेंक दिया जाता है। जैक उस आदमी को जिसने पीटर के पूरे परिवार को मारा था उसे 2 गोलियां मार देता है। वो कहता है तुम बच्चों के खूनी हो। दरअसल पीटर ने उस रात को इस आदमी को अपनी पत्नी को मारने के लिए भेजा था, क्योंकि उसका अपनी पत्नी एन से डाइवोर्स हो चुका और वो अपनी बेटी की कस्टडी चाहता है, जो एन उसे नहीं दे रही होती। इसीलिए उसे मरवाकर अपनी बेटी की कस्टडी अपने पास लेना चाहता था। पर वो हिटमैन गलती से पीटर के घर चला गया और उसने उसके पूरे परिवार को मार दिया। अब जैक अपनी पत्नी एन को अपने कंधे पर उठाकर सीढ़ियों से नीचे जाता है और तभी ऊपर से पीटर की पत्नी दरवाजा खोलती है। जैक ऊपर देखता है, लेकिन उसे ऊपर कोई भी नहीं दिखता। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि पीटर की पत्नी की आत्मा आज भी इस घर में मौजूद है। वो सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम नहीं है, कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व तो यहाँ पर है। जैक अपनी पत्नी के हाथ बांध देता है और पूरे घर में आग लगा देता है ताकि वो जलकर मर जाए और इसका पूरा इल्जाम पीटर के ऊपर आ जाए। पर पीटर अब होश में आ चुका है। वो जैक के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और इस जलते हुए घर से एन को बाहर ले आता है।
जैक भी यहाँ पर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो तहखाने में उसे सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। ऊपर वो आदमी होता है जिसे जैक ने गोलियां मारी थी, जो उसका खुद का हिटमैन है। वो सीढ़ियों पर पेट्रोल डाल देता है ताकि जैक ऊपर ना आ पाए। जैक उसे गोली मार देता है, पर साथ ही साथ यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे जैक की मृत्यु हो जाती है। वहीं पीटर एक बार फिर से घर के अंदर दाखिल हो जाता है और उसे उसकी पत्नी की आत्मा दिखती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी पत्नी की आत्मा बोलती है कि अब तुम्हें जाना होगा। यहाँ पर जैक को अपने बच्चों की आत्मा भी दिखती है। वो उन्हें अपने गले से लगा लेता है और इसके बाद जैक अपने पूरे परिवार को अलविदा कह के अपनी वो किताब जो लिख रहा होता है सीढ़ियों के नीचे से निकाल कर घर से बाहर आ जाता है। बाहर अब पुलिस और फायर ब्रिगेड भी आ चुकी है। पीटर यहाँ से निकल जाता है। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि पीटर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और उसके साथ जो भी घटा था उस पर वो किताब लिखता है ड्रीम हाउस, जो अब बेस्ट सेलिंग बुक बन चुकी है। यानी कि अब वो एक कामयाब राइटर भी है जैसा कि वो बनना चाहता था। हालांकि उस किताब में जो उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बारे में लिखा था वो सच में उनकी आत्मा थी जो उसे दिखा करती थी, और दुनिया इसे एक बीमारी के तौर पर ही लेती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म ड्रीम हाउस की। ये फिल्म ईयर 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6। इस मूवी का बजट था $50 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $40 मिलियन की। यानी कि कमाई के तौर पर यह फिल्म एक कामयाब फिल्म नहीं थी। और उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।